नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है, समसामयिक है और ध्यान देने वाली है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है झांसी, तारीख थी 5 अगस्त 2023। झांसी शहर में मेडिकल कॉलेज के पीछे गुमनावारा पिछौर में एक मकान में बंगरा के ग्राम पाठा के रहने वाले या वहाँ के मूल निवासी लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा, जिनकी उम्र 58 वर्ष थी, वो बंगरा के कंपोजिट विद्यालय पलरा में प्रधानाचार्य थे। वो उनका इकलौता बेटा और 3 बेटियां इसी मकान में पिछले 8 साल से रह रहे हैं। उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटी उरई में बीए बीएलएड की पढ़ाई कर रही थी। पाँच अगस्त को सवेरे सवेरे उनकी शादीशुदा बड़ी बेटी, जो शिवाजी नगर में रहती थी, उसने अपने पिताजी का फ़ोन मिलाया। लड़की का नाम था नीलम। कॉल रिसीव नहीं हुई। उस पर उसने अब पड़ोस में रहने वाली, यानी माँ बाप के घर के पड़ोस में रहने वाली कुसुमा को फ़ोन किया कि ज़रा घर जाकर देखो, पिताजी का फ़ोन सवेरे से ट्राई कर रही हूँ, उठ नहीं रहा है। कुसुमा उनके घर पर पहुंची। मुख्य दरवाज़ा बंद नहीं था, भिड़ा हुआ था। उसको खोला तो देखा फर्श पर उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों लहूलुहान पड़े हुए थे। माँ दर्द से कराह रही थी। पूरे फर्श पर, पूरे कमरे में, या यूँ कह लें कि पूरे मकान में खून ही खून फैला हुआ था। कुसुमा डर गईं। उन्होंने फौरन विश्वकर्मा जी की बड़ी बेटी नीलम को फ़ोन करके बताया कि घर का मंजर ये है। साथ ही साथ पड़ोसियों को हल्ला करके बुलाया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आते ही देखा पुलिस ने कि उसकी माँ बुरी तरह से कराह रही है, खून से सराबोर है। उसे एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज, चूँकि मेडिकल कॉलेज के पीछे का ही ये मामला था। लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचते पहुंचते माँ ने भी दम तोड़ दिया। पिता की उम्र 58 वर्ष और पत्नी विमला विश्वकर्मा की उम्र 55 वर्ष थी। घर में मात्र उनका 28 साल का बेटा अंकित विश्वकर्मा मौजूद था। पुलिस को देख के उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, बल्कि वो अचानक एक पड़ोसी को देख के हंसने भी लगा। पुलिस ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? अंकित ने कहा, मैंने किया है। कोई उसे अफसोस नहीं, कोई उसे दिक्कत नहीं, उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं कि उसने इतना बड़ा अपराध किया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने पर ले गई। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में ये पता लगा कि वो पढ़ने लिखने में ठीक था और उसने जीएनएम का कोर्स भी किया था और करीब 4 साल पहले वो रेलवे चिकित्सालय में कंपाउंडर के पद पर नौकरी कर रहा था। इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना पीरियड में उसने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ दी और घर में बैठे बैठे धीरे धीरे
उसे पबजी खेलने की आदत पड़ गई। बड़ी बहन उसकी बताती है नीलम कि पबजी खेलते खेलते उसकी आदत इतनी खराब हो गई कि उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आने लगे। बात बात पर चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना और घर से बिल्कुल भी बाहर न निकलना। करीब 8 महीने कोरोना खत्म होने के बाद भी वो घर से एक कदम बाहर नहीं निकला। नहाया नहा लिया, नहीं नहाया कोई बात नहीं। माँ खाना बनाकर रख देती थी, भूख लगी खाना खा लिया, फिर उसी मोबाइल में वही आवाजें, किलमी हिटमी, दिन रात उसी में। इस बीच में लोगों ने, यानी 2 शादीशुदा और एक अविवाहित बेटी ने माँ बाप से कहा कि आप लोग धीरे धीरे इसको टोका टोकी शुरू करिए। किसी ने कभी मना नहीं किया। इकलौता बेटा था कि ये ऐसा काम न करे, बिगड़ने दिया और बिगड़ इस कदर गया कि अब उसके सुधरने के बहुत कम संकेत मिल रहे हैं। माँ बाप ने बच्चों के कहने पे कभी मोबाइल छिपा देना, कभी उसका कंप्यूटर छिपा देना, कभी इंटरनेट का कनेक्शन काट देना, ये शुरू किया और धीरे धीरे वो वायलेंट होता गया। घटना की शाम, यानी 5 अगस्त की शाम 4 और 5 बजे, 4 और 5 के बीच की जो इंटरमीडिएट नाइट थी, उसमें माँ ने इसका लैपटॉप, इसका मोबाइल, ये सब अलमारी में बंद करके चाबी कहीं रख दी। थोड़ी देर बाद वो परेशान होने लगा। उसने माँ बाप से चाबी खोलकर उसका मोबाइल फ़ोन और उसका लैपटॉप देने की गुजारिश की। माँ बाप ने कहा सोने का समय है, सब लोग सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ, सवेरे में ये लैपटॉप और मोबाइल दे दूंगी। वो बाहर आकर सो गया या लेट गया। माँ बाप भीतर थे। 12 बज के कुछ मिनट पे, 10 मिनट या 15 मिनट पे वो गया भीतर किचन में, वहां से कुकर ले आया और फिर कुकर से अंधाधुंध वार उसने अपने पिता के सर पे करने शुरू किए। मौके पर मिले हुए कुकर की शक्ल देखकर, यानी वो चारों तरफ से पिचक गया था। जब वो बिल्कुल पिचक गया, किसी काम का नहीं रह गया, तो वो किचन से भागकर तवा ले आया और मां चूंकि चिल्ला रही थी, इसलिए मां के सिर पर तवे से 5-7 बार वार किया। बाप तो कुकर की उस चोट से थोड़ी देर में ही उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। मां विरोध करती रही, खून से सराबोर वो पूरे घर में भागती रही, ये पीछा करता रहा। फाइनली इसने मां को नीचे फर्श पर गिराकर और उसके दोनों पैरों पे घुटने से ऊपर अपना पैर रखकर दोनों पैर तोड़ दिए, मरोड़ मरोड़ के तोड़ दिए। इस नीयत से कि ये भागेगी नहीं, हमें इसका पीछा नहीं करना होगा। वो चुपचाप गया बाथरूम में, खून से लथपथ कपड़ों को बाथरूम में उतारा, नहाया और नहाने के बाद मां का रखा हुआ जो खाना था वो खाया, खा के छत पे चला गया। मां कराह रही थी, चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद फिर नीचे आया, मां उससे जान बचाने की गुहार कर रही थी, दर्द से कराह रही थी, पैर तोड़ दिए थे, तवे से सिर पर कई बार वार किया था, लेकिन इसका दिल नहीं पसीजा। सवेरे 7 बजे जब बड़ी बहन नीलम ने फ़ोन किया, पड़ोसी कुसुमा को फ़ोन किया और ये पता लगा कि उसने ऐसा किया है, पुलिस आई, तब भी उसकी माँ कराह रही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुँचते पहुँचते उसने भी दम तोड़ दिया।
कितनी दर्दनाक बात थी। उसने जो बताया वो सुन के अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए, अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। पुलिस ने वो तवा और कुकर बरामद कर लिया है। पबजी की वजह से होने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है। पबजी ने जाने कितने परिवार बर्बाद कर दिए हैं। ये ऐसा रोग है जिसके बारे में जिसको लगता है उसी को, ये रोग जिसे लगा उसी का परिवार जान पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानेगा। धीरे धीरे जब घरों में कोई न कोई इस लत में पड़ेगा तो सब लोग जान पाएंगे, सब लोग जान जाएंगे। उसके बिहेवियर में जब ये चेंज होने लगे तो मां को डर लगने लगा, विमला को। और पिछले कुछ दिनों से जब पिता उसके स्कूल जहां वो प्रधानाचार्य थे चले जाते थे तो मां विमला पड़ोसियों के यहाँ चली जाकर दिन व्यतीत करती थी, ताकि ऐसा न हो उसे अकेला पाकर ये बेटा उसके साथ कोई अनहोनी कर दे। रिचार्ज कराने के लिए पैसा मांगना, इंटरनेट के लिए पैसा मांगना, दिन भर दिन रात पड़े पड़े सिर्फ और सिर्फ पबजी खेलना। माँ ने वो आवाज़ें बताईं और ये बताया कि पबजी के सिवा अब तो वो मोबाइल या लैपटॉप पे कोई चीज़ देखता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पबजी। आपको ध्यान हो, और इस बुजुर्ग दंपत की जब पीएम रिपोर्ट आई तो अंकित के पिता के सिर पर तवे से 8 वार और मां के सिर पर 5 वार किए गए थे, और ब्रेन हेमरेज की वजह से पिता की मौके पर मृत्यु हो गई थी और मां ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। पुलिस बताती है कि जेल जाने के बाद एक बार भी उसने माँ बाप के बारे में नहीं पूछा कि अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, किसने किया, क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं था। और पुलिस हिरासत में भी वो सिर्फ मोबाइल ही मांगता रहा। उम्मीद है कि जेल जाने के बाद वो जेल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सिर्फ मोबाइल के लिए ही तंग करता रहा होगा। मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि जून 2022 में लखनऊ जिले की पीजीआई मोहल्ले में, पीजीआई के पास संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बिल्कुल नज़दीक में एक लड़के ने, यंग लड़के ने अपने पिता, इसके पिता पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कमीशन ऑफिसर थे और उनकी लाइसेंसी बंदूक जहां रखी थी वहां से निकालकर उसने अपने मां को गोली मार दी और उसके शव के साथ 3 दिन तक रहा। बहन को इतना डरा दिया कि उसने कहीं जिक्र नहीं किया। इस बीच में 2-3 बार अपने साथियों को बुलाकर घर में खाना भी खिलाया, बाजार से मंगा कर। कारण कि मां उसे पबजी खेलने के लिए मना करती थी, रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं देती थी, बार बार मोबाइल छीनकर छिपा देती थी। मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज की लत में कोई भी इतना वायलेंट हो सकता है जितना पबजी की लत में। एक और घटना मैंने शायद नहीं बताई है, दिल्ली की घटना है। लड़की शूटिंग की चैंपियन थी, कई एक मेडल, नेशनल लेवल की शूटर थी और कई एक उसने मेडल भी जीते थे। उसने नाबालिग थी, 16 साल की लड़की थी। उसने अपनी माँ और भाई को गोली मार दी थी। पिता दिल्ली रेलवे बोर्ड में प्रवक्ता थे, लेक्चरर थे और शीशे पर उनके खून से लिखा गया डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। कारण
वही पबजी। और वो तनाव में रहती थी घर वालों के रिस्ट्रिक्शन की वजह से, और दोनों यानी माँ और बाप के, भाई और माँ की हत्या उसने तब की जब वो दोनों सो रहे थे। एक और केस जो यहाँ बहुत चर्चित हुआ, लखनऊ में गोमती नगर में रहने वाले एक पुलिस अधिकारी, नाम बताना उचित नहीं है, उनका 16 साल का एक लड़का प्राइवेट स्कूल की 9वीं कक्षा का छात्र था। जब ऑनलाइन क्लासेस कोरोना के समय चलने लगी तो उसको मोबाइल दिया गया, सभी को खरीद के दिया गया, या जिसके पास था माँ बाप के उसने दिया, या जिनके पास पहले से था, क्लासेस मोबाइल पर अटेंड होने लगे। और धीरे धीरे लखनऊ का ये जो पुलिस अधिकारी का लड़का था, कोविड ख़त्म होने के बाद भी मोबाइल पर वो पबजी खेलने लगा। घर वालों को वही बहाना कि फ़लाँ वीडियो देख रहा हूँ, फ़लाँ ऑनलाइन क्लास की वीडियो मार सामने डाली है, उसको देख रहा हूँ। घर वाले इंटरटेनमेंट की बात सोचते रहे या पढ़ाई की बात सोचते रहे, लेकिन वो पबजी में रम गया। धीरे धीरे उसके भी व्यवहार में परिवर्तन होने लगा, और जब भी वो घर में उसको लगता था कि माँ ने या पिता ने देख लिया है या उनकी समझ में आ गया है कि पबजी खेल रहा है, तो वो घर के बाहर पार्क में या किसी एकांत स्थान में बैठकर पबजी खेलने लगा। माँ जब भी उसका मोबाइल छीनती थी उसकी इस आदत के कारण, तो वो घर के सामान फेंकने लगा, किचन के सामान इधर उधर, घर के सामान इधर उधर, ऊपर से नीचे फेंकने लगा, और माँ से मारपीट करने लगा। जब बात हद से गुजर गई तो माँ ने पिता से शिकायत की। आते ही पिता ने उसकी पिटाई करनी शुरू की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसे डॉक्टरों के पास, इसका कोई इलाज भी नहीं है, डॉक्टर भी वही साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, 4-6 लोगों से बात करा के, काउंसलिंग करा के वो जानने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। न पिटाई का फर्क पड़ा, न मनोवैज्ञानिक की सलाह का असर पड़ा, न ही काउंसलिंग का असर पड़ा। पिता बेचारे, जिसे वो कहते हैं लाचार होकर, मजबूर होकर उसे अपने साथ रख के पुचकारते रहते हैं, लेकिन ये बच्चे को बचाने के लिए या वो जान देने की बात करता था तो उसे पबजी खेलने के लिए मोबाइल देते रहे। मैंने इसको और भीतर से जाके समझने की कोशिश की कि ये नए किस्म का मर्ज दरअसल क्या है। बात उसी दिन से शुरू हुई थी जब ये पीजीआई में पबजी वाले ने अपनी माँ की गोली मारकर हत्या की थी। उसके अपडेट भी मैं समय समय पर देता रहा। उसके बारे में हमारे जागरूक जो हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग हैं बार बार पूछते भी रहे, क्या हुआ, अपडेट क्या है, कोई और बात तो नहीं है, उसी ने मारा कि किसी दूसरे ने मारा, पुलिस ने सही जांच की कि नहीं की। तमाम शंकाएं लोगों ने की थी, जिसका मैंने कई एपिसोड तक जवाब भी दिया था। बलरामपुर हॉस्पिटल यहाँ सरकारी अस्पताल है लखनऊ में, और शहर का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। वहाँ पर डॉक्टर देवाशीष शुक्ला हैं, एमडी हैं वो, इसी में साइकोलॉजी में, मनोरोग में। वो बताते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में हर दूसरे दिन पबजी गेम के लत में फंसे बच्चे आ रहे हैं। अब आप देखिए, सामान्य लोगों की नज़र इसलिए नहीं पड़ रही है कि उन पर बीत नहीं रही है, लेकिन जिन पर बीत रही है वो अस्पताल ले जाकर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इसके स्पेशलिस्ट हैं मनोरोग के, वो बताते हैं कि हर दिन, लगभग हर दिन पबजी की लत में फंसे बच्चों को लेकर उनके माँ बाप बलरामपुर हॉस्पिटल आ रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मोबाइल से कोई भी अछूता नहीं रह गया है। सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर, कटोरा लेकर भिक्षा मांगने वाले लोग भी, भीख मांगने वाले लोग भी जेब से मोबाइल निकालकर
बात करते हुए आपको दिख जाएंगे। कोई अछूता नहीं रहा है और धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया है वो मोबाइल में सिमट कर रह गई है। हालात ये हैं कि आपने सोशल मीडिया साइट्स पर या सोशल मीडिया में हो सकता है आपके 5000 फ्रेंड्स हों, लेकिन दरअसल में आपके दोस्त 5 भी नहीं होंगे। और इसीलिए ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिलेशन बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती जा रही है। अच्छा, ये जो डॉक्टर देवाशीष शुक्ला ये बताते हैं कि गेम को बच्चे रियल लाइफ की कल्पना, गेम के कारण वो गेम में रियल लाइफ की कल्पना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स बच्चे को शुरू से नहीं समझाते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे हमारे गेम से चीज़ें ठीक हो जाती हैं वैसे ही असल ज़िंदगी में भी ठीक हो जाएंगी। गेम में जैसे बाद में चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, उसको वो अपनी लाइफ से रिलेट करने लगता है, जो पबजी में उलझ गया है, जिसको उसकी लत लग गई है। लेकिन उसके मन पर, उसके मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव, जो नुकसान होना था वो हो गया है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि बच्चों की इस लत से छुड़ाने के लिए या छुड़वाने के लिए माँ बाप यानी पेरेंट्स को चाहिए, बच्चे का मतलब छोटे बच्चों से है, कि वो उनको एक टाइम स्लॉट बना दें। अगर वो पूरा दिन पूरी रात यही कर रहा है तो एक स्लॉट बना दें कि शाम को 5 से 7 खेलने उनको कहीं जाना नहीं है, टीवी उनको देखनी नहीं है, समाचार से कोई मतलब नहीं है, अखबार लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, जो कुछ भी है वो मोबाइल में। तो उनको एक टाइम स्लॉट दे दें, घंटे का 2 घंटे का, कि तुम सब काम छोड़ के 2 घंटे ये लो मोबाइल अपना पबजी खेलो, लेकिन 2 घंटे के बाद ये मोबाइल तुम्हें हमें देना होगा, ताकि अगर आप अचानक बंद कर देंगे वो ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। ऐसी सलाह मनोरोग चिकित्सक ने दी है। डॉक्टर शुक्ला फिर आगे कहते हैं, चूंकि वो रोज एवरेज 1-2 मरीज डील कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो पबजी के लती हो गए हैं, कि एक नई चीज़, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले 5-7 सालों में, कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल दिखाया जाता है, गेम जो उसमें चल रहा है वो दिखाया जाता है, कि खाना खा लो तो ये गेम खिलवाएंगे, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। और उस लालच में, उस प्रलोभन में वो लड़का खाना खा लेता है। उसको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के लाल पीले रंग बच्चे को आकर्षित करते हैं। बच्चे का मतलब साल भर से भी छोटे बच्चे के लिए। पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अपने बच्चे को दूसरे के सामने स्मार्ट दिखाने के लिए वो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और उससे चलवाते हैं। वाहवाही ये कि अरे भाई देखो, हम लोग के ज़माने में तो हम लोग कुछ, ये देखिए कितना बढ़िया गेम खेलता है, कैसे दोनों हाथों से ये कीपैड चला लेता है। आप जिसका नंबर कहिए 1 मिनट में टाइप करके, कॉल करके मोबाइल पकड़वा देगा, ये साबित करने के लिए कि मेरा बच्चा पैदा होते ही स्मार्ट हो गया है। लेकिन आप कौन सा जहर घोल रहे हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इसी ट्रेंड में आगे की कड़ी में महिलाएं खाना बनाने के लिए, अगर बच्चा बहुत छोटा है, साल, 1.5 साल, 2 साल का है, तो उसे मोबाइल पकड़ा दिया और आराम से खाना बनाने लगी, घर की सफाई करने लगी, कपड़े अगर उनको धुलने हैं तो धुलने लगी। अपना काम आसान करने के लिए बच्चों के हाथ में जो ये मोबाइल देने की परंपरा चली है कि बच्चा इसमें उलझेगा तब तक हम अपना काम कर लेंगे, ये बहुत ही खतरनाक है। जो केस स्टडी अलग अलग बच्चों के साथ डॉक्टर देवाशीष शुक्ला करते हैं, उनका ये कहना है कि 70% केसेस में बच्चों के साथ ऐसे ही शुरुआत हुई और बाद में वो पबजी के
लती हो गए और वो किसी ज़रूरत से ही के पर ही अपने माँ बाप के पास जाते रहे। जैसे ही उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो माँ बाप को कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगेंगे। ऐसे बच्चे जब माँ बाप से ज़्यादा नज़दीकी अचानक दिखाने लगे दिन में एक आध बार, तो पेरेंट्स भी जान जाते हैं इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तभी वो इतना प्यार दिखा रहे हैं। कहने का आशय ये कि माँ और बेटे के बीच का या बाप और बेटे के बीच का जो भावनात्मक रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है और मटेरियलिस्टिक रिश्ता उनके बीच इस्टेब्लिश हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी मोबाइल, उसके गेम और पबजी की वजह से। लखनऊ में गोमती नगर में ट्राइडेंट न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल है और इस समय यह हॉस्पिटल न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल ट्राइडेंट नाम से है, ये भरा हुआ है। ऐसे बाल रोगी के लिए, ऐसे रोगियों के लिए जो पबजी और मोबाइल के लती हो गए हैं। इसके डायरेक्टर अनिल कुमार बताते हैं कि ऐसी घटनाएं या ऐसे बच्चों की संख्या कोविड के बाद अचानक बड़ी संख्या हो गई। अचानक ये इतनी तेज़ी से बढ़ी कि कहना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए गए, क्लास में भी, और जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई या क्लास शुरू हो गई तब भी बच्चों के पास ये मोबाइल बने रहे। कि साहब जो टीचर अनुपस्थित होगा वो आपको 4 से 5 के बीच में ऑनलाइन आपको समझा देगा, ऑनलाइन बना के पहले से जो उसके पहले के रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम हैं उनको बताने लगेगा। लिहाजा बच्चे स्कूल भी ले जाने लगे। 90% से ज़्यादा बच्चे अपने साथ स्कूल में भी मोबाइल ले जाने लगे और फिर वहीं पर उनको गेम और रील देखने की, शुरू में ये लत जो है गेम और रील देखने से शुरू होती है। ये समस्या एडल्ट बच्चों में नहीं है, ये समस्या सिर्फ वही 12-13 साल तक के बच्चों में है और ज़्यादातर बच्चे रील और शॉर्ट्स देखते देखते मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं। यूँ तो ये खाली बच्चों में नहीं, रील और शॉर्ट्स देखने की आदत बड़े उम्र दराज लोगों में भी हो गई है, लेकिन कभी कभी उनको ये लगता है कि अरे 4 घंटे बर्बाद कर दिए, थोड़ा सा गिल्ट आ जाता है, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं फिर शुरू कर देते हैं। यानी वो खुद से इसको रोक सकते हैं लेकिन बच्चे इसको खुद से नहीं रोक पाते हैं। अगर आपको अपने बच्चे में ये आदत हल्की सी भी दिखाई दे रही है तो सबसे पहले आपको त्याग करना होगा। आप खुद मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के सामने करना आपको बंद करना होगा। आप जो हर समय उसी में मोबाइल में डूबे हुए हैं अपने बच्चों के साथ, आपके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि आप बच्चों को ऐसा करने से मना करें। आप समझदार हैं, बड़े हैं, दुनिया देखी है, आप अच्छा बुरा समझते हैं, लेकिन जो बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, आपके साथ बैठ के वो भी मोबाइल देख रहा है, उसमें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। वो तो बस वही जो एक बार डूबा पबजी में फिर वो डूब ही गया। आप उबर भी सकते हैं लेकिन वो बच्चा उबर नहीं पाएगा। इसलिए आपको ये त्याग करना होगा। एक और बात, अगर आप ये समझ सकते हो कि आप अपने बच्चे को लाड प्यार में कितना खराब कर रहे हैं, आपने 5 साल की उम्र में उसको गेम खेलने के लिए एक मोबाइल दे दिया है, तो आप नेटफ्लिक्स में 2020 में एक सीरीज आई थी, एक जो ये बनाते हैं नेटफ्लिक्स वाले OTT प्लेटफॉर्म पर, उसका नाम था द सोशल डिलेमा। एज ए पेरेंट आप इसको ज़रूर देखें कि ये मोबाइल और ये एडिक्शन कैसे आपके बच्चे और आपको गर्त में ले जा रहा है। ये वेब सीरीज़ है, इसमें दिखाया गया है कि दुनिया में सिर्फ
दो धंधों में उसके प्रोडक्ट को यूज़र कहा जाता है। एक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले को यूज़र कहते हैं और दूसरा जो ड्रग्स के धंधे में है उसका इस्तेमाल करने वाले को भी यूज़र कहते हैं। आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं किस कंटेस्ट में ये कह रहा हूँ कि सिर्फ दो ही जगह इस्तेमाल करने वाले को यूज़र कहते हैं। एक सोशल मीडिया यूज़ करने वाले को यूज़र, दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले को यूज़र। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाली मशीनें चाहे तो किसी देश के नागरिकों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लेती हैं या बना सकती हैं। नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ है द सोशल डिलेमा, आप देख कर ये चौंक सकते हैं कि कैसे आपकी स्क्रीन की दूसरी तरफ से संचालित हो रही मशीनें आप पर हर पल नज़रें रखे हुए हैं। आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, आपके आसपास कौन है, इन सब पर नज़र रखते हुए आपकी भावनाओं को भी और आपकी प्रतिक्रियाओं को भी वो नियंत्रित करने लगा है। इसमें इस खराबी में एक चीज़ और जोड़ दीजिए जो नई खराबी आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मोबाइल के लती, सोशल मीडिया के लती अपने गोल को अचीव करने के लिए अब एआई की मदद लेने लगे हैं और ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि पहले बच्चों के बर्ताव में बदलाव आएगा और फिर वो वायलेंट होना शुरू हो जाएंगे। मैंने ये सब चीज़ें अलग अलग जगह से इकट्ठा करके अपने किस्सा गोई परिवार वालों को इसलिए बताने की ज़रूरत समझी कि ये बीमारी बिल्कुल नई नहीं है। आप इस पर ध्यान रखें, छोटे बच्चों पर खास कर ध्यान रखें, उनके मोबाइल यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करें या उनके मोबाइल यूज़ को शुरू से ही सुपरवाइज करें। आप देख लें कि वो किसी चीज़ में डूबने न पाए। आज की घटना देखिए, आज की घटना में पबजी ने या पबजी के लती ने अपने माँ बाप की बहुत ही नृशंस हत्या कर दी। कुकर से मारते मारते कुकर चिपटा हो गया। माँ दौड़ के जान बचाना चाहती थी, उसे जमीन में गिराकर दोनों पैर मरोड़ के तोड़ दिए। किस ड्रग के एडिक्शन में इतना वायलेंस है, और खासकर माँ बाप के प्रति, क्योंकि पहला अफेक्टेड पार्टी जो किसी के लती होने की है वो माँ बाप ही हैं। छोटी उम्र में वो विरोध करते हैं और उनके प्रति ये वायलेंस, कम से कम 4-5 ऐसी बड़ी घटनाएं पिछले 6-8 महीने में हुई हैं जिसे आप सुनकर हिल जाएंगे। बच्चों ने की है, नाबालिग बच्चों ने की है, और माँ बाप को जिन्होंने उसकी आदतों को रोकने की कोशिश की थी उनको निशाना बनाया है। और इसमें उनकी कम, आपकी ज़्यादा लापरवाही है। एज ए पेरेंट आपने ध्यान नहीं दिया। एज ए पेरेंट आपने उनको समय से पहले स्मार्ट बनाने की कोशिश या स्मार्ट दिखाने की कोशिश की और उसने रास्ता ही बदल लिया। तो कुछ सावधानियां हैं जो इन्हीं साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं। बलरामपुर के जो मनोरोग विभाग के अध्यक्ष हैं और ट्राइडेंट वाले जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल कुमार, इनका कहना है कि 1 साल से कम के बच्चों को कभी मोबाइल के प्रलोभन में खाना खिलाने की जिद न करें। खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दिखाया, कोई वीडियो दिखा दी, फिर लालच दिया और उसने खाना खा लिया। और किसी बच्चे के रोने पर उसको चुप कराने के लिए मोबाइल का प्रयोग या मोबाइल का प्रलोभन कतई न करें।
बिल्कुल न करें। जब मोबाइल नहीं था तब क्या बच्चे रोते नहीं थे? और तब क्या बच्चे रोने के बाद कभी चुप नहीं होते थे? तब भी होते थे। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में बहुत खराब प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। किसी भी बच्चे को देर तक मोबाइल का यूज़ न करने दें। ये मैं 1 से 5 साल के बच्चों की बात बता रहा हूँ कि वो गेम खेलते खेलते कब पबजी पकड़ लेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं पता लगेगा। ऑनलाइन अगली जो सावधानी आपको रखनी चाहिए, ऑनलाइन रेगुलर क्लास या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के समय का पता संबंधित से लगाकर उसी समय में इनको मोबाइल दें और ये देखते रहें कि क्या इस क्लास या इस कोचिंग से संबंधित कोई वीडियो भी लोड किया गया है जिसे बच्चों को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है, तो उसके लिए भी समय दे दें। लेकिन बाकी के समय उसे किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए मोबाइल न दें। घर में अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, या आप पति पत्नी दोनों नौकरी करने चले गए, बच्चा 1 बजे आ गया, आया के भरोसे छूट गया, आप लोग 5 बजे लौट रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दें। बंद करने से इसलिए फ़ायदा नहीं, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो फ़ौरन मोबाइल डाटा से चलाने की कोशिश करेंगे। आप जब इसको स्लो कर देंगे तो वो लोड होने में बहुत समय लगेगा, फास्ट नहीं चलेगा, इरिटेट होंगे और फिर बंद करके रख देंगे कि जब इंटरनेट काम करेगा तब हम चलाएंगे। बच्चों के सामने स्वयं मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। जब बच्चे मौजूद हों तो उनके सामने वो बैठ के पढ़ रहे हैं, या वो कुछ पूछ रहे हैं, या वो कहीं बाहर का खाना मंगाने की जिद कर रहे हैं और आप मोबाइल में उलझे हुए हैं, आपके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। जब आप मोबाइल में उलझे हों और बगल में आपका 4 साल का बच्चा भी मोबाइल चला रहा हो, तो उसको मना करने का कोई मोरल ग्राउंड आपके पास नहीं है। छोटे बच्चों के सामने रील्स या शॉर्ट्स की कभी तारीफ न करें, जिससे वो रील्स और शॉर्ट्स के लिए प्रेरित हों। आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हो लीजिए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप 4 बार देख लीजिए। लेकिन आप बच्चे को दिखाएंगे, बेटा ये देखो, ये कितना बढ़िया इसने किया है, डांस इसका देखो जरा सा। ऐसा करने से फिर वो रील्स और शॉर्ट्स की तरफ प्रेरित होने लगेगा। इसके लिए मोबाइल की ज़रूरत है, और एक बार मोबाइल उनके हाथ लगा आपकी वजह से, तो फिर वो कब किस कोने में कहाँ पबजी पकड़ लेगा, यू नेवर नो। अगला ये है कि लाड़ प्यार के और बहुत से तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, और अगर आप मोबाइल की छूट देकर बच्चों को लाड़ प्यार देंगे तो पछताएंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ, बिल्कुल पछताएंगे। बच्चा अगर हाथ से निकल गया तो आपको उसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। आप ही ने भांति भांति के, जैसे ही मॉडल चेंज हुआ, बच्चे को नया मॉडल ला कर दे दिया। इसको फिर एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये नया रोग है, नया मर्ज है, नई डायग्नोसिस है। न इसका कोई डॉक्टर है, न किसी पैथोलॉजिकल टेस्ट में ये डिटेक्ट होगा। इस रोग के लिए सिर्फ और सिर्फ वही पुराने मनोरोग चिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट्स, इन्हीं के पास आपको जाना पड़ेगा। कोई स्पेशलिस्ट नहीं है ऐसे रोगों का।
इसलिए पूरी सावधानी बरतें, वरना बच्चों के बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।